एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ एक गेस्ट है और मैंने फिलहाल कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पर एक पोल डाला था और इंस्टाग्राम पर पोल डाला था स्टोरी में, जहाँ पर मैंने एक अपडेट दिया था कि जो यूके आरएन की जो प्रोसेस है वो अब चेंज हो चुकी है। जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था उसमें जो हमने जो प्रोसेस बताई थी उसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं। एंड उस जो भी चेंजेस आए हैं उसे अपडेट करने के लिए, अपडेटेड नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ है मधु राउत, जो है नागपुर से वो बिलोंग करते हैं और अभी स्ट्रेट अवे फ्रॉम कार्डिफ से हमारे साथ वो बात करने वाले हैं, हमारे साथ वो अपना नॉलेज शेयर करने वाले हैं। एंड व्हाट्स द इंटायर प्रोसेस, क्या चीजें रहेंगी और आपके कई सारे सवाल होते हैं कि एक्सपेंसेस कितना होता है, कॉस्ट क्या रहेंगी, और ये सभी ऐसे कई सारे सवालों के जवाब वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने वाले। तो वेलकम मधु, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच आशीष, आपने मुझे आपके चैनल पे आने का मौका दिए और जितने लोग यूके जाना चाहते हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका दिए करके आपको थैंक यू। एंड ये मेरा प्लेजर है कि आपके चैनल पे मैं आया हूँ और लोगों के साथ इंफॉर्मेशन हम दोनों मिलकर शेयर करेंगे। या जरूर। तो सीधे हमारे जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया या फिर आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, एंड देन यूके जाने का ये ख्याल कहाँ से आया, एंड देन एक बार आप इंट्रो दे दो, सो देन विल प्रोसीड विद द इंफॉर्मेटिव पार्ट। ओके, तो मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। नागपुर के पास एक छोटा सा टाउन है जिसे कन्हान कहते हैं, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ। उसके बाद सेमी इंग्लिश में मैंने एडमिशन लिया था। फिर उसके बाद साइंस लेके मैं जीएनएम करने सावंगी से मैंने जीएनएम कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरा जीएनएम पास आउट 2012 का है और 2013 में मुझे डीएमईआर में जॉब मिल गया था। फिर मैं 8 इयर्स तक डीएमईआर में काम करता रहा। लेकिन मैंने नर्सिंग में एडमिशन इसीलिए किया था कि मैं फॉरेन जा सकूं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो मैं भूल गया था। फिर कुछ दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि यूके में काफी सारी वैकेंसीज है, तो मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया यूके के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर यूके आइल्स क्लासेस लगाया, आइल्स पास हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर यूके जाना चाहिए। तो ये मेरी पूरी जर्नी थी और मैं लास्ट सितंबर को यहाँ यूके पहुंचा। यस, काफी काफी अमेजिंग आपकी जर्नी रही। जी हाँ, काफी हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो व्यूवर्स है, काफी लोग ऐसे हैं जिनका हमेशा से सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, क्या मेल्स अब्रॉड जा सकते हैं, क्या जीएनएम करने के बाद हम अब्रॉड जा सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो दो सवाल है आपके इंट्रो में ही इनके आंसर हमें मिल चुके हैं, सो थैंक यू वेरी मच। यस, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि वाई यूके, आपने यूके ही क्यों चूज किया? यूके चूज करने के पीछे ये कारण था कि यूके की जो प्रोसेस है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको लाइक अदर कंट्रीज के समान, लाइक अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के लिए ही अराउंड 1 साल लग जाता है। फिर उसका जो खर्चा है, यूके का खर्चा यानी निग्लिजिबल खर्चा है। लाइक आपको अपने पास से 50,000 से 90,000 तक का खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जो आप खर्चा करते हैं वो खर्चा भी आपको पूरा, जब आप यूके पहुंच जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर वापस कर देता है। तो लाइक इन जीरो कॉस्ट यू रीच यूके। और दूसरा जो कारण था कि मैंने जीएनएम किया है तो मेरे पास काफी कम अपॉर्चुनिटीज थी फॉरेन जाने के लिए। तो यूके ही एक ऐसा कंट्री था जो जीएनएम कैंडिडेट्स को लेता है और खर्चा काफी कम लगता है, क्योंकि मैं फॉरेन जाने के लिए खर्चा नहीं करना चाहता था ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सारी चीजें यानी मैंने कंसिडर करके यूके को चूज किया। राइट, यस। जी जरूर। ये जो आपने जो भी बताया आपका रीजन, काफी लोगों का इसमें कई सारे सवाल थे छोटे छोटे जिसके आंसर भी मिल चुके हैं। थैंक यू फॉर दैट। इनिशियल प्रोसेस क्या रही, मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कंप्लीट करने के बाद आपने क्या किया? मतलब आपका अभी कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद आपने अब्रॉड जाने के लिए क्या किया? जैसे आपने बताया कि आपने डीएमईआर में आपने जॉब किया,
देन उसके बाद जब आपको फिर से रियलाइज हुआ कि मुझे अब्रॉड जाना है, इसलिए मैंने नर्सिंग किया है, तो फर्स्ट थिंग आपने क्या किया? व्हाट वाज द इनिशियल थिंग, फर्स्ट थिंग? फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले जो चीज करना है वो है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट पास करना है। जी। दो टाइप की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यूके में कंसिडर की जाती है। पहला तो है आईएलटीएस एकेडमिक और दूसरा हम्म। है ओईटी। आईएलटीएस हम्म। एकेडमिक में आपको ओवरऑल 7 बैंड्स चाहिए, लिसनिंग में 7, राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 7 और रीडिंग में 7 बैंड्स चाहिए। और ओके। ओईटी में अगर आप ओईटी देते हैं तो आपको लिसनिंग में बी, रीडिंग में बी, स्पीकिंग में बी और राइटिंग में सी प्लस चाहिए। तो अगर ओके। आपको ये बैंड आया है तो आप कोई भी यानी एजेंसी से कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे हम्म। काफी सारी एजेंसीज है इंडिया में जो अच्छी है, हम्म। जिनाइन एजेंसी है जिस पे आप भरोसा हम्म। कर सकते हैं। और अगर आप एक बार आईएलटीएस या ओईटी पास हो गए तो पूरी प्रोसेस एकदम इजी है। इसके ओके। बाद की भी जो एग्जाम्स है वो भी सारी इजी है। सिर्फ सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट यानी हम्म। हम लोगों के लिए है वो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना। और अगर आप पास हो गए तो सब चीजें इजी है और यही हम्म। सबसे पहली स्टेप है जो आपको ये प्रोसेस के लिए करना है। जी। तो ये जो आईएलटीएस एकेडमिक है, ये आगे मतलब एजुकेशन के लिए या फिर वर्क के लिए चलेगा? एक्चुअली आईएलटीएस एकेडमिक हमको जैसा कि हम महाराष्ट्र से है तो हमें महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हम्म। लेकिन जब हमको यूके में काम करना है तो हमको यूके एनएमसी करके जो यहाँ नर्सिंग हम्म। एंड मिडवाइफरी काउंसिल है वहाँ पे जी। रजिस्ट्रेशन करना है। तो उनका रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आईएलटीएस एकेडमिक होना चाहिए। तो हमें यूके ओके। गवर्नमेंट नहीं मांगती है, हमें यूके हम्म। एनएमसी यूके एनएमसी का एक यह रिक्वायरमेंट है उनके ओके। रजिस्टर में रजिस्टर होने के लिए। ओके। तो क्योंकि आइल्स के दो, जैसे जितना मुझे पता है, आइल्स के दो टाइप्स होते हैं, एकेडमिक और जनरल। तो एकेडमिक तो मतलब एकेडमिक के थ्रू भी आप जॉब के लिए कर सकते हो, मतलब फॉर वर्किंग इन यूके? एकेडमिक दो तीन चीजों के लिए है। जो स्टडी हम्म। करना चाहते हैं उनके लिए एकेडमिक है, जो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एकेडमिक होता है। तो हमारा प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए है करके हमें एकेडमिक देना पड़ता है। ओके। सो फिर आपका और जी जी, सॉरी सॉरी प्रॉपर्टी। काफी सारे लोग के पास ये भी डाउट रहता है कि हमको यूके हम्म। वीआई आईएलटीएस देना है या नहीं है, क्योंकि हम्म। जैसा पुरानी प्रोसेस थी उसमें नर्सेस को यूके वीआई आईएलटीएस भी देना पड़ता था। हम्म। लेकिन नए प्रोसेस में यूके गवर्नमेंट ने यूके वीआई आईएलटीएस नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए हटा दिया है। तो हमको ओके। सिर्फ एक तो ओईटी देना है या आईएलटीएस एकेडमिक देना है। ओके। तो फिर उसके बाद आप फिर आगे की प्रोसेस करेंगे एंड देन यू विल वर्क इन यूके, राइट? यस यस यस। ओके। ओके। सो जैसे आपने बताया आईएलटीएस और ओईटी देना है, क्या एनक्लेक्स भी यहाँ पर वैलिड है? नो क्योंकि काफी आपको बच्चों का यहाँ पर सवाल है कि एनक्लेक्स दे, ओईटी दे या फिर आईएलटीएस दे। नो आपको सबसे पहले काम करना है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना ही है। उसके अलावा कोई जी। रास्ता नहीं है यूके हम्म। यूके आर जर्नी का। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास कर देते हैं जी। तो आपका जो दूसरा एग्जाम है वो है सीबीटी। हम्म। एनक्लेक्स आपको कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और यूएसए के लिए देना पड़ता है। यूके हम्म। के लिए आपको एनक्लेक्स नहीं देना पड़ता है। जी। सीबीटी करके एग्जाम होती है, वो हमको यानी अपने इंडिया में ही रह के एग्जाम देना है। ओके। और वो एग्जाम भी काफी इजी है और लोग यानी 15 डेज के स्टडी में आप एग्जाम पास कर सकते हैं, इतनी इजी एग्जाम है। ओके। तो फिर प्रोसेस ये है कि आपको पहले आईएलटीएस या फिर ओईटी देना है, देन उसके बाद इंडिया से ही सीबीटी देना है, राइट? जी। ओके। प्रोसेस ये हम्म। है कि आपको आईएलटीएस या ओईटी पास हो गए आप तो आप अपना एम्प्लॉयर सर्च भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयर सर्च करने के दो तीन टाइप्स हैं। एक तो आप एजेंसी चूज कीजिए, कोई हम्म। अच्छी एजेंसी जो आपको कोई भी एजेंसी आपसे एक भी रुपए नहीं मांगेगी। अगर जी। आपको कोई एजेंसी पैसे मांगती है तो उनसे उनके पास बिल्कुल कांटेक्ट मत कीजिए। जो एजेंसी हम्म। आपको बताती है कि रिक्रूटमेंट फ्री है उनके साथ ही जाइए। और दूसरा ऑप्शन है आप एनएचएस जॉब्स करके वेबसाइट है, हम्म। उसके थ्रू डायरेक्ट बहुत सारे एनएचएस हॉस्पिटल्स है, वहाँ अप्लाई कर एम्प्लॉय ढूंढ सकते हैं। सकते हैं। और ट्रैक जॉब्स करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू भी ओके। आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम हम्म। इंडियन नर्सेस के लिए ये बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट काफी सारी एजेंसीज है तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एजेंसी पकड़ लीजिए, आपको एजेंसी गाइड करते रहेंगे कि क्या क्या करना है। ओके। ओके। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जैसे हमारे इंडिया में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का, या फिर मार्क्स का, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो क्या क्राइटेरिया है टू बी एन आरएन इन यूके?
तो एज के बारे में ऐसा है कि यहाँ पे कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, तो आपको जब आप यूकेएनएमसी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उनका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ वो आपका रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा मांगते हैं, और वहाँ पे आपके मार्क्स वो पूछते ही नहीं है। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो या आपने कितने भी अटेम्प्ट देकर अपना बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास किया हो, तो वो बिल्कुल नहीं पूछते हैं। तो अ, अगर आप अगर किसी अगर जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी को यह डाउट होगा कि मेरे बीएससी पास होने के समय बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में मार्क्स कम थे, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मार्क्स वगैरह नहीं पूछते, बस पूछते हैं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है या डिग्री है या डिप्लोमा है, बस। जी जरूर। ये काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि इतने अटेम्प्ट्स हुए हैं, मैंने ये सब्जेक्ट बैक रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम रहेगा। और साथ ही में ये भी सवाल पूछते हैं बच्चे कि जो मेरे 10th के मार्क्स है, 12th के मार्क्स है, क्या वो भी कंसिडर किए जाएंगे या नहीं? 10th और 12th तो ये देखते ही नहीं है, आपको पूछते भी नहीं है आपने। हाँ। तो ओके, बिल्कुल उसकी सो आपका चिंता करने की जरूरत रजिस्ट्रेशन नहीं यहाँ है। पर मैटर करता है, राइट? जी, रजिस्ट्रेशन आपका करंट रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इंडिया में, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। ओके फाइन। सो हमने ये भी सुना है कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर यूके के लिए क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की? यूके में फ्रेशर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा जैसा कोई फ्रेशर पास हो गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काफी लिमिटेड हॉस्पिटल्स है जो फ्रेशर्स लोगों को लेते हैं। मोस्टली जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, यूके लाइक 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड से। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में सब फ्रेशर्स लोग अप्लाई करते हैं, और नॉर्दर्न आयरलैंड प्रेफर करता है फ्रेशर्स लोगों को भी। तो फ्रेशर्स लोग भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हॉस्पिटल्स है वो प्रेफरेंस देते हैं जो जिनके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो वो लोग यानी प्रेफर करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को। ओके। और ये जो एक्सपीरियंस, फिर वो क्लिनिकल वाला एक्सपीरियंस चाहिए या फिर टीचिंग वाला एक्सपीरियंस भी चलेगा? वो लोग मोस्टली क्लिनिकल एक्सपीरियंस को ही प्रेफर करते हैं। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर मेरे ख्याल से नॉर्दर्न आयरलैंड में ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वहां से आप कभी भी मूव हो सकते हैं। एक बार आप नॉर्दर्न आयरलैंड पहुंच गए, वहां पे कुछ साल का 1 साल का या 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके आप कभी भी दूसरे जगह पे कभी भी मूव हो सकते हैं, यूके के दूसरे पार्ट्स, या? हाँ, कभी भी मूव हो सकते हैं। ओके। तो मधु, हम आपको पूछना चाहेंगे कि जो आपको जाना है, आपने आइल्स दिया है, आपकी सीबीटी आपने क्रैक किया है, तो फिर उसके बाद आगे कुछ वीजा की प्रोसीजर होती है, राइट? तो फिर ये प्रोसीजर कैसे होती, मतलब किस तरीके से ये सभी चीजें आपको वीजा मिलेगा? हाँ, तो जब आप आइल्स पास हो जाते हैं, और पूरा एनएमसी में भी उनकी ऑनलाइन टू स्टेप्स प्रोसीजर है एनएमसी का एप्लीकेशन का। जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर देते हैं, स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपना पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री अपलोड करना पड़ता है। फिर यूके एनएमसी आपके नर्सिंग काउंसिल को कांटेक्ट करेंगे कि ये जो कैंडिडेट है वो सही में आपके यहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसने ये एजुकेशन कंप्लीट किया है या नहीं है। वो जब वेरीफाई कर लेंगे तो आपको यूके एनएमसी मेल भेजेंगे कि आपको अभी सीबीटी एग्जाम देना है। आप जब सीबीटी एग्जाम पास हो जाते हैं तो फिर उसके साथ ही आपको यूके एनएमसी की सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। तो सेकंड स्टेप में आपको आपका हेल्थ डिक्लेरेशन देना है कि आप काम करने के लिए फिट है। और दूसरी चीज, आपको अपना आईएलटीएस या ओईटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है सेकंड स्टेप में। और तीसरी चीज है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको यूके एनएमसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और ये सब चीजें आप जब सेकंड स्टेप में अपलोड कर देंगे तो फिर आप यूके आपको आपके एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि स्पॉन्सर लेटर ही यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वीजा मिलने के लिए। जैसा ही आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर लेटर दे देता है तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नर्सेस को वीजा मिलता है वो है स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। और 3 साल के बाद हमें फिर से एक स्पॉन्सर लेटर हमारा एम्प्लॉयर देगा, जिसके थ्रू हम फिर से अपने वीजा को एक्सटेंड करेंगे। और 5 साल जैसे ही हम यहाँ यूके में रहते हैं तो हमको यूके गवर्नमेंट परमानेंट रेसिडेंसी देती है, और 6 साल के बाद हम सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ओके। ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने बताई, क्योंकि ये चीज जो है, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है जो काफी परेशानी में डालते हैं स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेटली ये चीज जो आपने शेयर की है, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। तो आप जैसे आपने बताया एनएचएस के थ्रू हम एम्प्लॉयर ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। तो जैसे इंडिया में है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या यूके में भी इसी तरीके का कुछ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? तो कौन सा बेस्ट रहेगा? अगर है तो प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रेफर करना बेस्ट रहेगा या फिर गवर्नमेंट? यूके में 3 टाइप के हेल्थ केयर लाइक जगह है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। पहला तो है गवर्नमेंट, जो जिसे एनएचएस के नाम से सब लोग जानते हैं, हम्म। और दूसरा है प्राइवेट। प्राइवेट भी काफी सारे हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जाकर अपने सर्जरीज और बाकी चीजें कराते हैं। और थर्ड है नर्सिंग होम। ओके। इंडिया में जैसा प्राइवेट की जो सैलरी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर हम्म। टू गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ ठीक। पे पूरा उल्टा है। एनएचएस में थोड़ा कम सैलरी होता है। अगर हम्म। आप प्राइवेट में अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट में एनएचएस से ज्यादा सैलरी होता है, और आप ओके। अगर नर्सिंग होम में अप्लाई करेंगे तो नर्सिंग होम में प्राइवेट से भी ज्यादा सैलरी होता है। तो मेरा ऐसा, यानी मैंने प्राइवेट का भी इंटरव्यू दिया था। मेरा हम्म। प्राइवेट में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो काफी पुराने लोग हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया था कि यानी मैंने प्राइवेट चूज करना चाहिए या गवर्नमेंट चूज करना चाहिए, तो उनका कहना ये था कि अगर आप पहली बार यानी यूके में आ रहे हैं और आपका फर्स्ट जॉब है तो आपने एनएचएस से आपका जॉब स्टार्ट करना चाहिए। ओके। क्योंकि एनएचएस में ऐसी यानी काफी सारी टीम्स होती है जो आपको ट्रेन करती है। लाइक इनका हम्म। इनका वर्क कल्चर अपने इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमको सीखने के लिए पहले तो एनएचएस ज्वाइन करना चाहिए, उसके 1-2 साल के बाद आप प्राइवेट या नर्सिंग होम में मूव हो सकते हैं। Okay, okay, fine. Another useful information. Thank you, Madhu, for that. आपको क्या लगता है मधु, अगर जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि हमें भी अब्रॉड जाना है, यूके में जाना है स्पेशली, तो कब स्टार्ट करना चाहिए स्टडी करना, इसके लिए प्रिपेयरिंग कब स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर से ही मैं स्टार्ट कर दूं, या फिर मतलब क्या प्रॉपर टाइम रहेगा आपके हिसाब से टू प्रिपेयर फॉर दिस यूके जॉब? मैं अगर मेरे बारे में बोलूंगा तो मैंने काफी लेट कर दिया मेरी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यानी आपको यही मेरा ओपिनियन दूंगा कि आप अगर इंटर्नशिप में है तो इंटर्नशिप से आप स्टार्ट कर हम्म। दीजिए अपना प्रोसेस। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दीजिए, हम्म। क्योंकि राइट। सबसे पहला जो स्ट्रगल है वही होता है कि हमें इंग्लिश एग्जाम पास करना होता है। अगर इंटर्नशिप में है तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए आईएलटीएस या ओईटी के। आईएलटीएस या ओईटी में से मैं तो यानी आपको कहना चाहूंगा कि ओईटी के तरफ जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी सारे नर्सेस ओईटी करके यूके आ रहे हैं, और हम्म। एज कम्पेयर टू आईएलटीएस ओईटी इजी है। मैंने यानी ऐसा ओके। सुना है, क्योंकि मैंने आईएलटीएस देके आया हूँ तो मेरा ओईटी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। ठीक। लेकिन मैंने सुना है कि ओईटी इजी है, तो इंटर्नशिप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों के पास 5 से 10 साल का हम्म। एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि यानी कोई भी किसी भी स्टेज में आप है तो कभी भी ये लेट नहीं है। आप कभी भी हाँ स्टार्ट हाँ। कीजिए। अ, बस आपकी जिद होना चाहिए कि मुझे करना ही है। ठीक। यस, राइट, दैट्स राइट। ओके। तो डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड लगेंगे, मतलब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जैसे हम इंडिया में काफी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वहाँ आपको कुछ कैरी करना पड़ेगा आपकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, तो फिर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? यूके पहुंचने के बाद या अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए एंड आफ्टर यूके पहुंचने के बाद, क्योंकि यूके पहुंचने के बाद तो हाँ, यूके से ही आपको मिलेगा, बट अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अप्लाई करने के लिए आपको लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ एनएमसी रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हम्म। डिग्री, डिप्लोमा और पासपोर्ट लगेगा। सेकंड स्टेप में आपको आईएलटीएस सर्टिफिकेट या ओईटी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम्म। लगेगा। एनएमसी यूके बस 5 चीजें मांगती है, लेकिन आपका जब वीजा प्रोसेस आता है जी। तो वीजा प्रोसेस और स्पॉन्सर लेटर के लिए आपको टीबी सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि इंडिया से जो भी यूके आता है तो वो हम्म। पहले चेस्ट एक्सरे देखते हैं कि उनका चेस्ट एक्सरे क्लियर है या नहीं, ओके। तो वो लगेगा। हम्म। उसमें भी पुलिस क्लियरेंस लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। वीजा के लिए आपको 12th की लाइक मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। ओके। और आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका नेशनल आईडी लगेगा, जो भी वोटर कार्ड या आधार कार्ड आप
वीजा के लिए वीजा अप्लाई करते समय दे सकते हैं। और बस यही चीजें हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, वही वीजा के लिए अप्लाई करने के समय आपको एज अ प्रूफ देना पड़ता है। ओके फाइन। तो टाइम कितना लगता है मधु, लाइक आपने आइल्स का एग्जाम दिया, आपका स्कोर आया, तो फिर वहां से लेकर आपका लेटर, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आने तक कितना टाइम लगता है? टाइम डिपेंड करता है, अगर आपके पास सही गाइड करने वाला इंसान है तो आपको हम्म। 2 से 4 महीने में आप आइल्स पास होने के बाद यूके पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, मैं यानी मेरे जान पहचान में यानी हम्म। नए प्रोसेस से जाने वाला कोई था ही नहीं। तो हम्म। मैंने यूके एनएमसी का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया और मैं वेट कर रहा था कि महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल उनको रिप्लाई करेंगी और हम्म। मेरा प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं करीब 14 से 20 डेज तक ऐसा वेट करते रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में कॉल करना है, उनको बार बार पूछना है कि आपको यूके एनएमसी से मेल आया या नहीं, आप उनको रिप्लाई करो। ये सारी चीजें अपने को यानी हमें करना होता है, लेकिन ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, तो मेरा प्रोसेस हम्म। डिले होते गया। तो ओके। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो आप हम्म। 2 महीने के अंदर या 2 से 3 महीने के अंदर आइल्स पास होने के बाद पहुंच जाएंगे। ओके। ये जो चीज आपने कही कि आपके यूनिवर्सिटी या फिर आपके नर्सिंग काउंसिल से आपको एनएमसी को रिप्लाई जाना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो ये चीज ध्यान में हाँ, रखिए, क्योंकि इस चीज में जैसे मधु बोल रहे हैं कि 14 to 15 डेज वो ऐसे ही चलेगी, फिर बाद में उनको पता वेट चला। कर। जी। अगर आपको पहले से ही पता हो तो वो 14 to 15 डेज आपके बच जाएंगे, उतना टाइम मेरी आपका। मेरे हम्म। मेरे और एक नॉन थे जो प्रोसेस से जा रहे थे। मैंने ये एनएमसी यूके में अप्लाई करने के दूसरे ही दिन उनको बोला कि तुरंत महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल को फोन करो। तो हम्म। उन्होंने उनका उसी दिन दूसरे दिन ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो यानी हाँ। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था, क्योंकि ईमेल को उनको रिप्लाई करना होता है, बस उतना ही काम है। बहुत ओके। फास्ट प्रोसेस है। तो आप अगर सही गाइडेंस से चल रहे हो तो आप 2 से 4 महीने में पक्का पहुंच जाएंगे। जी जरूर, गाइड गाइड होना काफी इम्पोर्टेंट है कहीं भी, चाहे आप अब्रॉड जाओ या फिर इंडिया में जॉब करो या फिर करियर में, गाइड इज या वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपको फिर जैसे आपने बताया, आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो तो पूरा आपका रिफंड कर देता है, राइट? बट स्टार्टिंग में या इनिशियली आपको कितना कॉस्ट लगता है, कितना कॉस्ट आपको लगा या फिर कितना लगता है इन जनरल ये पूरे सभी प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए? सबसे पहला कॉस्ट तो हमारा आईएलटीएस या ओईटी का आता है। आईएलटीएस की फीस 14,000 है और जी। ओईटी की 33,000 है। और प्लस आप कुछ क्लासेस लगाते हैं, उसकी अलग फीस है। हम्म। और उसके बाद आपको एनएमसी फर्स्ट स्टेज के 14,000 रुपीज देना पड़ता है। हम्म। और वो स्टेप होने के बाद सीबीटी के 8,300 रुपीज देना पड़ता है। और ओके। फिर एनएमसी रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेज के आपको 15,000 देना पड़ता है। फिर टीबी टेस्ट के करीब 2 से 4 हजार रुपए कुछ लगते हैं। हम्म। और उसके बाद आपका वीजा फीस 25,000 के अराउंड होता है। अगर आप प्रायोरिटी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके और एक्स्ट्रा 23 से 24,000 रुपीज देना पड़ता है। तो टोटल मिला के 80,000 से 90,000 का खर्चा आता है। ओके। और हाँ, ये खर्चा आपको अपने जेब से करना है। लेकिन जब आपके पास वीजा आ जाता है तो आपकी जो फ्लाइट टिकट होती है, वो हम्म। आपका एम्प्लॉयर आपको फ्लाइट टिकट भेजेगा, वहां से बुक करके हम्म। आपको फ्लाइट टिकट देगा। तो आपकी फ्लाइट टिकट का खर्चा उनके तरफ रहेगा। और जैसा आप यूके पहुंच जाएंगे तो ओके। आपको ऑस्की एग्जाम देना होता है यहाँ पे यूके जी। पहुंचने के बाद। हम्म। तो उसकी फीस अराउंड 80,000 रुपीज है। तो उसकी फीस आपका एम्प्लॉयर भरेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ओके। और उसके साथ ही जो आपने 80 से 90,000 इंडियन रुपीज इंडिया में रह के खर्च किए थे अपने प्रोसेस के ऊपर, तो उसमें से अराउंड 80,000 रुपीज आपको यूके में वापस मिल जाएंगे। ओके, तो जो आपका एम्प्लॉयर दे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हम्म। तो ऑलमोस्ट फ्री रिक्रूटमेंट है यूके में आने की। लाइक ओके। उस इनिशियली आपके पास थोड़ा बजट चाहिए, लाइक 90 बजट टू चाहिए। 1 लाख तक। हाँ, क्योंकि आपको फिर आने के लिए शॉपिंग भी करना पड़ेगा सारी चीजें। हाँ हाँ, राइट। ओके। और जो यस, ये शॉपिंग से मुझे याद आया, जो आपका स्टे होता है वो कहाँ से, मतलब वो आपका एम्प्लॉयर ही देता है या फिर आपको खुद से सर्च करना होगा? आपका इनिशियल जो 1 मंथ से 3 मंथ्स तक का जो स्टे होता है वो एम्प्लॉयर की तरफ होता है। ओके। वो आपको फ्री अकोमोडेशन देंगे 3 महीने हम्म। तक करीब।
अगर आप उसके 3 महीने से ज्यादा वहां पे रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, आप वही जगह पे रह सकते हैं, या तो फिर आप अपना दूसरा अकोमोडेशन ढूंढ तो सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, राइट। आप हम्म। हम्म। एक 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 जो कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जीएनएम, ज्यादा जीएनएम वाले बच्चों को, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है या फिर बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है? प्रेफरेंस ज्यादा किसको दिया जाता है जॉब को हायर करने में? मेरे एक्सपीरियंस से तो मैंने यानी कभी देखा नहीं किसी एम्प्लॉयर को पूछते हुए कि आपका डिग्री है या डिप्लोमा है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे यहाँ आने के बाद भी राइट। आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा। तो जब ये लोग यानी रिक्रूट करते हैं किसी को तो उसका नॉलेज देखते हैं, क्योंकि इंटरव्यू होता है आपका एक आपके एम्प्लॉयर के साथ, और आपका एक्सपीरियंस देखते हैं कि यानी किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उस फील्ड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस करके वो आपका नॉलेज चेक करेंगे और उसके ऊपर वो प्रेफर करेंगे कि आपको रिक्रूट करना है या नहीं। ओके ओके। क्या विदाउट कोई एग्जाम, जैसे आईएलटीएस, बिना आईएलटीएस या फिर बिना ओईटी के जॉब मिलना यूके में पॉसिबल है? नर्सिंग जॉब मिलना तो इम्पॉसिबल है बिना आईएलटीएस के, क्योंकि वो आपको रजिस्टर्ड होना यूकेएनएमसी के साथ बहुत जरूरी है। तो उसका यानी पहला ही उनका रिक्वायरमेंट ही है कि आपके पास आईएलटीएस या ओईटी होना जरूरी है। और एक एक ये जो सवाल मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, ये मैं आपको हाईलाइट करना, मतलब इस पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे इंडिया में जो चल रहा है, मेल्स और फीमेल्स ये चीज है, तो क्या मेल्स यूके में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हालांकि आपने इसका आंसर स्टार्टिंग में ही दे दिया है और आप खुद ही इसका आंसर हो, फिर भी मैं क्योंकि कमेंट बॉक्स ऐसे ही भरने वाला है कि मेल्स कर सकते हैं, आप वो देखेंगे कि जो सामने वाला इंसान है वो मेल ही है, फिर भी ये सवाल आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप फिर से एक बार इसको बताइए, क्या मेल्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई रेशो नहीं है कि 10% मेल हम्म। रहेंगे, हम्म। 90% मेल रहेंगे, फीमेल रहेंगे, ऐसा रेशो नहीं है। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ मैंने करीब 70 इयर्स के मेल नर्सेस देखे हैं, जो कि मैंने इंडिया में कभी देखे नहीं थे। यानी उनके साथ बात कर कर, उनके साथ यानी उनका एक्सपीरियंस लेकर काफी हम्म। अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेल इतने परसेंट होना चाहिए या फीमेल इतने परसेंट होना चाहिए। यहाँ सब हम्म। इक्वलिटी है, और मेल डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि मेल नर्सेस ने अप्लाई करना चाहिए। या ग्रेट, ये काफी इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट पूरे वीडियो का हाईलाइट ये रहेगा जरूर। जी। तो क्या मतलब अगर किसी को टीचिंग के लिए, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स तो क्लिनिकल जॉब के लिए ही जाते हैं, बट अगर किसी को टीचिंग फील्ड में जाना है, एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर जाना है यूके में, तो क्या सेम प्रोसेस रहेगा या फिर क्या प्रोसेस रहेगा इसमें, क्या करना होगा उसके लिए? अभी तक तो मैंने यानी किसी को देखा नहीं है कि यानी टीचिंग के लिए डायरेक्ट आते हुए, लेकिन यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपके यानी पोटेंशियल को देख के वो लोग यानी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आप में लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है तो हम्म। आप मैनेजमेंट साइड में आप जा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज एनएचएस खुद आपको कराती है कि आपके आपके इंटरेस्ट को देख के, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप अपने मैनेजर से बात कर कर, आपके जो भी सीनियर आपके ऊपर होगा उनसे बात कर कर आप उस फील्ड में जा सकते हैं। ओके ओके। तो ये भी एक अच्छा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रहेगा। तो क्या अगर अब्रॉड में जाना या फिर यूके में जाना है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐसा एजुकेशन या फिर एक्स्ट्रा कोई स्किल्स आपको लर्न करनी है, जिसमें आपको एनरोल करना है, फिर वो लर्न करना है, उसके बेसिस पर आपको हायर किया जाएगा, ऐसे ऐसी कोई बात है यहाँ पर, या सिर्फ आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री ही इनफ आपको आपके एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके है? पास अगर डिग्री या डिप्लोमा है और रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे जो हॉस्पिटल्स रहते हैं उनके पास थिएटर नर्सेस की बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है, तो वो प्रेफर हम्म। करते हैं कि जिसके पास थिएटर एक्सपीरियंस हो उनको ही रिक्रूट करे। तो रजिस्ट्रेशन और डिग्री डिप्लोमा के अलावा एक्सपीरियंस ये लोग देखते हैं। तो ओके उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज की जरूरत नहीं है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्रेशर्स को सैलरी कितने मिलते हैं यूके में? एक्चुअली ये लोग चाहे आप फ्रेशर हो या आपके पास काफी सारा एक्सपीरियंस हो, ये लोग सेम सैलरी सबको देते हैं। और ओके। जो इनका सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 25,655 पाउंड्स,
जो कि ओके। आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो 25-25.5 लाख रुपए साल के आपको मिलेंगे। ओके। हाँ, तो फिर मतलब सैलरी भी काफी सही है। राइट। हाँ हाँ तो एक एक चीज हमेशा से मतलब पिछले जो कुछ वीडियोस हमने बनाए थे हाउ टू गो अब्रॉड पर, तो एक चीज आती है कि भाई वहां पर तो खर्चे भी ज्यादा है, टैक्सेस भी खर्चे मतलब, ज्यादा। हाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है अगर आप इंडिया से यूके में हो तो ज्यादा यहाँ पर कमाए, ऑब्वियसली आप हम देख सकते हैं जो सैलरी है यूके में ज्यादा है, लेकिन अगर इसे बैलेंस किए तो क्या लगता है डिफरेंस है? अगर आप लाइक अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप काफी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जी जी, ये तो कुछ सबसे लोगों का बड़ी लाइक बात है। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। अगर आप सिटी में रहेंगे, यानी जैसा कि काफी सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे लंदन में हम्म। रहना है, तो वहाँ लंदन हम्म। का एक्सपेंसेस इतना हाई है कि यानी आपकी सैलरी में से बहुत छोटा अमाउंट बचेगा अगर आप सेव हम्म। करने जाएंगे तो। हम्म। लेकिन आप अगर लाइक कंट्री साइड, जिसे हम यानी अपना छोटे जो शहर होते हैं यहाँ के, वहाँ पे आप अगर रहना पसंद करेंगे तो आप काफी सारा अमाउंट सेव कर सकते हैं। ओके ओके। और यहाँ पे लाइक आपका जो मैंने जो सैलरी बताया वो आपकी बेसिक सैलरी है। लाइक ओके। जैसा आप एक हफ्ते में आपको 37.5 आवर्स काम करना पड़ता है यहाँ पे। 37.5 आवर्स आपको 12 आवर्स की शिफ्ट, एक शिफ्ट यहाँ पे 12 आवर्स की होती हम्म। है, तो आपको हम्म। एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना होता है। हाँ। तो बाकी के 4 दिन अगर आप एक भी दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं हफ्ते में, हम्म। लाइक आप 3 दिन ऑफ लेते हैं और 4 दिन काम करते हैं, तो आपकी सैलरी में काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। और अगर ओके। आप नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है, जो आपकी नॉर्मल जो बेसिक सैलरी मैंने बताया, हम्म। उसके ऊपर आपको 30% एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। ओ, अगर आप सैटरडे को शिफ्ट करते हैं तो आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर संडे या हॉलीडे को आप ड्यूटी करते हैं तो आपको 60% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो अगर ऐसी सभी फैसिलिटीज अगर इंडिया में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बट खैर कोई नहीं। ये सभी चीजें हैं जिसके कारण डेफिनेटली इंडियन नर्सेज ज्यादातर अब्रॉड कंट्रीज में अट्रैक्ट होते हैं। तो वीडियो हाँ को कंक्लूड करते हैं मधु। हम एक जी। फ्लो चार्ट में मैं चाहूंगा आप बताइए एक प्रोसेस फ्लो चार्ट वाइज कि डिग्री है, फिर उसके बाद क्या क्या क्या, एंड एट लास्ट आप बनते हो एक शॉर्ट में, ताकि एक बार फिर से हमारे व्यूवर्स को एक रिव्यू हो जाए। जी, तो सबसे पहले आपने डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और कुछ एक्सपीरियंस आपने ले लिया है या एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो भी आप आईएलटीएस या ओईटी दे दीजिए। आईएलटीएस एकेडमिक आपको देना है, और आईएलटीएस एकेडमिक में जैसा मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में स्कोर बताया है आईएलटीएस और ओईटी का, वही स्कोर आपको लाना है। और उसके बाद आपको अपना एनएमसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, जो कि ऑनलाइन है और बहुत ही ईजी है। वो आपको कंप्लीट करना है। वो फर्स्ट स्टेप ऑफ एनएमसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपने हम्म। आपकी जो इंडिया में नर्सिंग काउंसिल होगी, चाहे महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल हो या जो भी नर्सिंग काउंसिल हो, उसको कांटेक्ट करना है कि आपको लाइक यूकेएनएमसी से मेल आया होगा, उसको रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई जैसे ही वो कीजिए। लोग रिप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी यूकेएनएमसी की। हम्म। तो आप सेकंड स्टेज स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको सीबीटी एग्जाम की तैयारी करना है फर्स्ट स्टेज होने के बाद। तो सेकंड स्टेज में आपको पीसीसी और आईएलटीएस सर्टिफिकेट सब अपलोड करना है, सीबीटी की तैयारी करना है। सीबीटी भी बहुत इजी है, आपको लाइक 15 से 20 डेज के अंदर आप वो सीबीटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सीबीटी पास हो गए और सेकंड स्टेज कंप्लीट कर दिए, तो आपको आपके अगर आपने एजेंट चूज किया है या डायरेक्ट एम्प्लॉयर हम्म। से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है लाइक प्रूफ भेजना है कि मैंने सीबीटी पास कर लिया और एनएमसी का मेरा ये प्रोसेस हो गया। तो आपको उनको बताना है कि अभी मुझे स्पॉन्सर लेटर चाहिए। तो आपको हम्म। ये सब प्रोसेस होने के बाद, सीबीटी होने के बाद, स्पॉन्सर लेटर के लिए अप्लाई करना है। जैसा ही आप स्पॉन्सर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्पॉन्सर लेटर मिल जाता है। स्पॉन्सर लेटर मिलने के बाद आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। हम्म। वीजा के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आप प्रायोरिटी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका विद इन 7 डेज आपका वीजा आपके हाथ में आ जाएगा। अगर नॉर्मल वीजा के लिए अप्लाई करते तो आपको 15 से 20 डेज का समय लगता है। फिर वीजा आने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको यूके आने की टिकट भेज देगा। हम्म। यूके पहुंचने के बाद आपको ऑस्की का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑस्की एग्जाम ये प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, वो हम्म। लाइक 3 सेंटर है यहाँ यूके में।
वहाँ 3 सेंटर्स में एग्जाम होती है, वो सिर्फ यूके में ही होती है। और उसके लिए आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से पूरी हेल्प मिलेंगी, आपके क्लासेस लिए जाएंगे, यानी जितना एम्प्लॉयर कर सकता है वो आपको पूरी हेल्प मिलेंगी। और ऑस्की पास होने के बाद आपका जैसा इंडिया में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ वैसा यहाँ यूके में पिन नंबर मिलता है। तो ऑस्की पास होने के बाद आपको 1 वीक से 2 वीक के अंदर आपका पिन मिल जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है आपको रजिस्टर्ड नर्स बनने की। ओके या एक चीज में एक जाते जाते पूछना चाहूंगा, जो सीबीटी है वो और ऑस्की है, तो सीबीटी एग्जाम कौन से बेसिस पर है, या फिर सीबीटी का कहो सिलेबस क्या रहेगा सीबीटी के लिए? सीबीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक वो 2 पार्ट में सीबीटी होती है। एक पार्ट ए में न्यूमरसी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लाइक ड्रग कैलकुलेशंस आपको पूछे जाते हैं कि लाइक काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं ड्रग कैलकुलेशन के, बहुत ही आपको लाइक अगर पेशेंट को 1 ग्राम पैरासिटामोल एडवाइस किया है तो और आपके पास 500 mg की 2 टैबलेट 500 mg की टैबलेट है तो कितने टैबलेट पेशेंट को देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, काफी इजी रहेंगे। और पार्ट बी में आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि लाइक नर्सिंग यूके में किस तरीके से यानी की जाती है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और उसके भी मटेरियल आपके यानी ऑनलाइन अवेलेबल है, एजेंसी भी प्रोवाइड करती है, तो वो भी पास करना इजी है। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम है। यहाँ पे जब हम यूके में लाइक वार्ड में जब जाते हैं, पेशेंट्स के साथ मिलते हैं तो उनको कैसे ग्रीट करते हैं, क्या हमको देखना है, ऑब्जर्वेशंस कैसा लेना है, और कुछ स्किल्स लाइक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कैसी करना है और यूरिन सैंपल कैसा लेना है, ये सारी चीजों को यानी हमको पहले तो सिखाते हैं हमारे एम्प्लॉयर, फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर में जाके हमको ये सब डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये भी एग्जाम काफी इजी है, दोनों एग्जाम इजी है और प्रोसेस भी बहुत इजी है यूके जाने की। एक बात आपने बताई बीच में बात करते समय कि आपकी इंटरव्यू हुई है, राइट? तो फिर वो इंटरव्यू कहाँ आती है इस प्रोसेस में? इंटरव्यू आपको जैसा आप एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, आपकी आईएलटीएस पास हुए बराबर आपको एजेंसी ढूंढना है या तो फिर एनएचएस जॉब्स में अप्लाई करना है। तो जब आपको वो लोग यानी सिलेक्ट बोलते हैं कि आपको जैसे ही आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि ये डेट को आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। कोविड के पहले ये लोग खुद इंडिया में आकर इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, लेकिन अब कोविड के कारण सारी इंटरव्यू स्काइप के थ्रू हो रही है। तो आपको स्काइप के थ्रू इंटरव्यू देना है आईएलटीएस होने के बाद। आईएलटीएस होने के पहले अगर आप एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे तो एजेंसी आपसे बात भी नहीं करेंगी, एजेंसी बोलेंगे कि पहले आईएलटीएस पास कीजिए उसके बाद आइए, तो वो लोग आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढेंगे और आप इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ओके, तो ये थैंक यू वेरी मच मधु, काफी हेल्पफुल चीजें आपने बताई, काफी जो भी यहाँ पर हमने आपसे पूछा हर एक सवाल का आपने पूरा और परफेक्ट आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। मैं बताना चाहूंगा व्यूवर्स को, मधु हमारे सब्सक्राइबर्स रहे हैं। फाइन, मैं चाहूंगा आप बताइए क्योंकि मेरे लिए काफी अच्छी बात है। मैं आशीष भाई का सब्सक्राइबर हूँ पिछले लाइक 1 साल से, क्योंकि मैं जब यानी यूके जाने के प्रोसेस लाइक सोच रहा था तो मैं यानी जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस है वो लाइक देखता था कि नर्सेस यूके में नर्सिंग लाइक कैसा प्रोसेस करना। तो मैंने आशीष भाई के चैनल पे मोनालिसा मैडम का वीडियो देखा था और मैं काफी लाइक मोटिवेट हुआ था वो वीडियो को देख के। तो और वही मोटिवेशन के साथ मैं आज यूके पहुंच गया हूँ आशीष भाई के चैनल ने और उस वीडियो ने मेरी काफी हेल्प की और मोटिवेट की। थैंक यू वेरी मच, काफी खुशी होती है जब इसे सुनता है, एंड स्पेशली एक मेल नर्स, क्योंकि मैं स्पेशली चाहता था कोई मेल नर्स आए अब्रॉड जॉब्स के रिगार्डिंग बात करें, एंड डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल रहा, मोटिवेट करेगा जैसे आप मोटिवेट हुए। आपके कारण काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स मोटिवेट होने वाले हैं, एंड आपका नाम अब आने वाले दिनों में लोग मतलब दे विल से कि मैं मधु से मोटिवेट हुआ एंड मैं यूके में आया हूँ। डेफिनेटली आप सुनेंगे। एंड यस या एंड यस व्यूअर्स, आपको ही बोलूंगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स रहे यूके रिगार्डिंग के जो आरएन की प्रोसेस है यूके में, उसके रिगार्डिंग, तो आप भाई का चैनल फॉलो कर सकते हैं, इट्स मधु। उनके चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी डाउट हो आप उनसे बात कर सकते हैं, बट उनको तंग मत करना, लाइक ऐसे कुछ भी ऐसे कमेंट्स मत करना, कि क्योंकि उनके अगर मैंने भी वीडियोस देखे हैं
काफी डिटेल में और काफी सिंपल तरीके से चीजें समझाए उन्होंने अपने वीडियोस में। तो मैं भी चाहूंगा आप भी उनके चैनल को विजिट करिए। जो भी प्रोसेस रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को वो आंसर करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मधु फॉर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस लाइक वर्चुअली, और हमसे बात करने के लिए, हमारे व्यूवर्स को आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर आपके व्यूवर से मैं बात करूंगा, अगर आपके कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं मधु हम दोनों मिलकर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। लास्ट चीज जाते जाते अगर आपको कुछ शेयर करना है मधु तो आप। मुझे यानी यही चीज शेयर करना है कि अगर काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं मराठी मीडियम में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैंने आइल्स देने के पहले कभी इंग्लिश में बात नहीं किया था। काफी शाय था, और मेरा बैकग्राउंड काफी इंग्लिश में बैकग्राउंड ही था। तो मैं भी यानी हिंदी मीडियम से और मराठी मीडियम से ही आया हूँ। तो सब लोग इंग्लिश एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको बस मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, और पूरी प्रोसेस काफी इजी है। और आपके कुछ भी डाउट्स है तो आशीष भाई के चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं भी यानी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने की, और आशीष भाई भी क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे। और जितनी हेल्प हो सके मैं अपनी तरफ से हमेशा करते रहता हूँ, और आगे भी कोशिश करते रहूंगा। यस डेफिनेटली। और आगे और भी ऐसे काफी पॉइंट्स है, काफी टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। तो जरूर हम मधु भाई को यहाँ पर लेके आएंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किस चीज पर, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, तो हम जरूर फिर से एक बार मिलके उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे एंड आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मधु फॉर coming on the channel and helping us. Thank you very much. Thank you so much for giving me opportunity. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye.